आज की वीडियो में क्लास 8 की साइंस का थर्ड चैप्टर संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के प्रश्न उत्तर जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि कुछ रेशों को संश्लेषित क्यों कहा जाता है। आंसर है, ऐसे रेशे जो प्रकृति द्वारा निर्मित न होकर कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, रेयॉन, एक्रिलिक। ये क्या है? मानव निर्मित रेशे हैं जिसको संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है। और प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? जैसे ऊन है, रेशम है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इन रेशों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, रेयॉन, एक्रिलिक ये संश्लेषित रेशे हैं। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह रेशम की तरह दिखता है। दूसरा, यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इसके रेशों को भी प्राकृतिक रेशों की तरह बुना जा सकता है। तो इसका सही आंसर है बी, यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसलिए रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त जो लकड़ी है उसके काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। पहला है, संश्लेषित रेशे को मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम फाइबर भी कहा जाता है। मानव निर्मित रेशा यानी जो मानव ने तैयार किया है, और कृत्रिम रेशा या आर्टिफिशियल फाइबर इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कृत्रिम फाइबर भी कहा जाता है। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन नामक कच्चे माल से संश्लेषित होते हैं। अगला है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी बहुलक है। बहुलक यानी पॉलीमर है। तो प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है, या हम कह सकते हैं जिस तरह से संश्लेषित रेशे बहुलक है, प्लास्टिक भी बहुलक है। अगला है, नायलॉन रेशे से बनी हुई 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन से बनी होती है, जो यह दर्शाती है कि नायलॉन रेशे की प्रबलता बहुत अधिक है। पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी नायलॉन से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि नायलॉन क्या होता है? बहुत मजबूत रेशा है। ये बहुत मजबूत रेशा है, इसलिए इसका उपयोग इनमें किया जाता है। प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ बताइए। आंसर है, खाद्य पदार्थों के संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ। पहला, प्लास्टिक पात्रों की कीमत बहुत कम होती है। दूसरा, प्लास्टिक पात्र हल्के और बहुत टिकाऊ होते हैं। तीसरा, यह वायु और जल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये 3 उपयोग हैं, इसलिए इन 3 उपयोगों के जो लाभ हैं, इसके कारण खाद्य पदार्थों के संचयन में प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी कीमत कम है, ये हल्के होते हैं, टिकाऊ होते हैं और वायु और जल से किसी भी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए इनका उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पदार्थों के संचयन में किया जाता है। फिर है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से नहीं मुड़ता। आपने देखा होगा, जो हम बाल्टी का, प्लास्टिक की बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं,
पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, गर्म करने पर आसानी से ये मुड़ जाती है, जबकि प्रेशर कुकर का हैंडल गर्म करने पर नहीं मुड़ता क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं पॉलीथीन और पीवीसी, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि के निर्माण में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न है, समझाइए कि निम्नलिखित थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं। पहला, डेगची के हत्थे, दूसरा विद्युत प्लग, स्विच और स्विच बोर्ड ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं। तो इसका पहले वाले का आंसर है डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है। डेगची के बहुत अधिक गर्म होने पर भी उसका हत्था गर्म नहीं होता क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अग्नि और ऊष्मा को सहने की क्षमता रखता है। या हम कह सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है और ये डेगची को बहुत अधिक गर्म करने पर भी गर्म नहीं होता। दूसरा है इसका विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं क्योंकि ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यह आग का प्रतिरोधक भी है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा यह ऊष्मा सहने की अधिक क्षमता रखते हैं और गर्मी पर ये मुलायम नहीं होते। इसलिए विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड जो हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि ये कठोर हैं, विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम दिए हुए हैं। टेलीफोन उपकरण, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, बिजली के तारों पर प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ और बिजली के स्विच। अब देखिए पुनः चक्रित किए जा सकने वाले पदार्थ कौन से हैं। खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण। इनको फिर से चक्रित किया जा सकता है, यानी इनको रिसाइकिल करके फिर से नए तरह के पदार्थ इनसे बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पदार्थ हो गए पुनः चक्रित किए जा सकने वाले। अब ऐसे पदार्थ जो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती है, ये कौन से हैं। टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, क्योंकि ये किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं और इनकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती। प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। देखिए इसका आंसर है राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज ही खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कपड़े शरीर से निकलने वाले पसीने को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे शरीर को सूखा रखने में मदद मिलती है, जबकि संश्लेषित कपड़े पसीने को अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे गर्मियों में संश्लेषित कपड़े पहनने पर चिपचिपाहट लगती है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़ों में क्या होता है, पसीना आसानी से अवशोषित हो जाता है और अब पसीना अवशोषित होता जाएगा तो क्या होगा, कपड़ों से ये सूखता जाएगा और इस तरह से हमारा शरीर सूखा रहता है। लेकिन अगर हम गर्मी में सिंथेटिक या संश्लेषित कपड़े पहनेंगे, पसीना अवशोषित नहीं होगा, वो हमारे शरीर में बना रहेगा, इसलिए चिपचिपाहट होती है। प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है।
असंक्षारक का मतलब होता है जो वायु और जल से खराब नहीं होती है। देखिए, प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है क्योंकि वह ना तो वायु से न ही जल से अभिक्रिया करता है। साथ ही प्लास्टिक अन्य पदार्थों से भी आसानी से अभिक्रिया नहीं करता। उदाहरण है इसके, प्लास्टिक की बोतलों में विभिन्न प्रकार के रसायन पदार्थों को संचयित कर सकते हैं। आपने विज्ञान की प्रयोगशाला में देखा होगा, बहुत से केमिकल, चाहे वो अम्ल हैं, क्षार हैं, वो प्लास्टिक की बोतल में रखे जाते हैं। दूसरा, अचार और खाद्य पदार्थ को भी प्लास्टिक से बने हुए पात्रों में भंडारित किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, घरों में अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो हम इसको प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो ख़राब नहीं होता। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है, कई तरह की औषधियाँ प्लास्टिक की बोतलों में ही रखी जाती हैं। आपने बाज़ार से बहुत सी औषधियाँ खरीदी होंगी, वो प्लास्टिक की बोतलों में भी आती हैं। तो इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, इसलिए बहुत से खाद्य पदार्थों को, औषधियों को या रासायनिक पदार्थों को इनमें संचित किया जा सकता है। प्रश्न है, क्या दांत साफ करने के ब्रश के हैंडल और ब्रिसल्स या शूक एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देखिए, नहीं। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ब्रिसल या शूक के द्वारा हम अपने दांतों की सफाई करते हैं। इसलिए शूक हमेशा नरम, लचीले, मजबूत होने चाहिए ताकि हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से कर सकें। जबकि ब्रश के हैंडल का उपयोग सहारे के लिए किया जाता है, इसलिए ब्रश के हैंडल सख्त और मजबूत होने चाहिए ताकि हम उसे आसानी से पकड़ सकें। इसलिए ब्रश का हैंडल और शूक दोनों अलग अलग पदार्थों के बनाने चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए, शूक या ब्रिसल्स कठोर प्लास्टिक से बना दिए जाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ब्रिसल्स या शूक जो हैं, ये ऐसे पदार्थ से बनाए जाते हैं जो लचीले होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन मजबूत होते हैं। जबकि दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल कैसा होता है? कठोर होता है और मजबूत होता है, सख्त होता है, क्योंकि वो ऐसे प्लास्टिक का बनाया जाता है या ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जो सख्त और कठोर होता है। अगला प्रश्न, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। आपने अक्सर सुना होगा, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या है। आज के समय प्लास्टिक इतना उपयोग में आने लगा है कि कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है। ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक मुख्य कारक है। प्लास्टिक आसानी से विघटित नहीं होता। प्लास्टिक जलते समय बहुत सी विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। प्लास्टिक के थैले के उपयोग से बचने के लिए हमें कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। कपड़े यानी कपास के थैले का या जूट के बने थैले का उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा, लोग प्लास्टिक के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जब वो यूज़ हो जाती हैं तो प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं। अब प्लास्टिक विघटित नहीं होता, सड़ता नहीं है, वो सरल यौगिकों में आसानी से नहीं टूटता है। जैसे ये पत्तियां हैं, फूल हैं या फलों के छिलके हैं, ये आसानी से विघटित होकर सरल यौगिकों में बदल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक आसानी से विघटित नहीं होता। इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। प्लास्टिक के बदले अगर हम ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करें जो आसानी से विघटित हो जाएं, तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से
बचा सकते हैं। प्लास्टिक क्या होता है, ये विघटित नहीं होता, तो ये मृदा प्रदूषण भी करता है, जल प्रदूषण भी करता है, इसी तरह से वायु प्रदूषण भी होता है इसके द्वारा। अब प्रश्न है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यांशों से सही मिलान कीजिए। अब देखिए, कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हैं, कॉलम बी में सेंटेंस दिए हैं, सही शब्दों का सही सेंटेंस से मिलान करना है। अब देखिए, जैसे पॉलिस्टर, अब क्या है, इनमें से हम छांटेंगे। पॉलिस्टर क्या है, ऐसा कपड़ा है जो आसानी से झुर्रीदार नहीं होते हैं, यानी पॉलिस्टर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती आसानी से। टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में प्रयुक्त होता है, तो सी वाला आ गया है। रेयॉन, रेयॉन का इस्तेमाल किस में होता है, ये भी कपड़े बनाने में। ये लकड़ी के गूदे का उपयोग करके इसको तैयार किया जाता है, तो ए वाला आएगा यहाँ पे। और नायलॉन, क्योंकि बहुत मजबूत रेशा है, इसलिए इसका उपयोग पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो नायलॉन के आगे हम क्या लिख देंगे, बी, क्योंकि इसका आंसर क्या है, इसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से पॉलिस्टर कपड़े आसानी से झुर्रेदार नहीं होते। टेफ्लॉन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, नॉन स्टिक जो कुकवेयर है इसमें इस्तेमाल होता है। 14वां प्रश्न है, देखिए, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। आंसर है, प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसके लिए पेड़ पौधों को काटना तथा जीवों को मारना पड़ता है। प्राकृतिक रेशों के लिए किन पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, कपास, सेमल और जूट। और किन जीवों को मारना पड़ता है, जैसे रेशम के कीटों को। परंतु संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन रसायनों को प्राप्त करने के लिए वनों को काटना नहीं पड़ता। इसलिए संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि संश्लेषित रेशा बनाने के लिए न तो पेड़ पौधों को काटना पड़ता है और न ही किसी जीवों को मारना पड़ता है। तो इस तरह से संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि ये ना तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है और न ही ये जीवों को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न है, यह प्रदर्शित करने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक के स्विच होते हैं, प्लग होते हैं, इसलिए क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक्टिविटी है। थर्मोप्लास्टिक मुलायम होता है, इसकी बाल्टी, मग या किचन के जार वगैरह बनते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कठोर है। इसका उपयोग किस लिए होता है, विद्युत के स्विच और प्लग बनाने में। थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसके लिए एक प्रयोग है। देखिए, आंसर है इसका, ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ये क्या एक्टिविटी है या प्रयोग है, एक सेल लेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव भागों को तारों से जोड़ेंगे, उसके साथ बल्ब को भी जोड़ेंगे। यदि बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब तार क्या है, विद्युत के सुचालक है। यदि उसी तार के साथ हम थर्मोप्लास्टिक को जोड़ देते हैं तो बल्ब बुझ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, यानी थर्मोप्लास्टिक अपने अंदर विद्युत को जाने नहीं देता। तो इस तरह से थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसको हम इस एक्टिविटी के द्वारा जान सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं, जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से नहीं मुड़ते। जैसे विद्युत के जो स्विच होते हैं या प्लग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत कठोर पदार्थ के बने होते हैं, ये भी विद्युत के कुचालक हैं। और
ये गर्म करने पर आसानी से मुड़ते नहीं हैं।